स्वीटी भागती हुई आई और बोली, दीदी सुनो, जीजा जी भी शादी में आए हैं। दीपा बोली, कौन जीजा जी? स्वीटी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पति आए हैं। इतना सुनते ही दीपा को झटका सा लगा। बोली, वो यहाँ क्या लेने आया है? स्वीटी जाते हुए बोली, मुझे क्या मालूम क्या लेने आए हैं। पापा ने उसे भी शादी का कार्ड भेजा होगा। उसके आने की खबर से दीपा असहज सी हो गई थी। वह सोच रही थी कि उसके आने की खुशी मनाऊं या शोक। 4 साल पहले दीपा और मनोज की शादी हुई थी। 2 साल सब कुछ ठीक चला, फिर दोनों में झगड़े होने लगे। मनोज नौकरी न लग पाने के कारण चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उधर दीपा 2 बार गर्भवती हुई थी, मगर दोनों बार बच्चा गिर गया था। इस कारण वह भी काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। दीपा 8वीं पास थी, मनोज पोस्ट ग्रेजुएट था। इस कारण झगड़े के समय वह उसे अनपढ़ गंवार कहता था। ये बात दीपा को बहुत चुभती थी। फिर अगले 6 महीने में झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दीपा हमेशा के लिए पीहर आ बैठी थी। अब वह 1.5 साल से पीहर में बैठी थी। बीते 1.5 साल में दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। दोनों के घर वालों ने बहुत कोशिश की थी दोनों में सुलह करवाने की, मगर दोनों जिद पर अड़ गए थे कि अब वह साथ नहीं रहेंगे। दीपा के छोटे भाई की शादी में 4 ही दिन बचे थे। अचानक स्वीटी ने मनोज के आने की खबर सुना दी। वह दौड़कर पिता के पास गई और बोली, पापा, उस घमंडी को क्यों न्योता भेजा था? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी वो मेरा दामाद है, इसलिए न्योता दे आया था। मुझे नहीं पता था वो आएगा। दीपा बोली, वो आ गया है पापा, मुझे उसका आना जरा भी पसंद नहीं आया। आप उसे वापस जाने के लिए बोल दो, वरना मैं उसे ऐसी जलील करूंगी कि आप देखना। पिता बोले, ऐसा जुल्म मत करना बेटी, वो हमारा मेहमान है। मेहमानों की बेइज्जती करना भगवान की बेइज्जती करना होता है। तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, मत करना, मगर गलत हरकत मत करना। दीपा बुरा सा मुंह बनाते हुए पिताजी के पास से चली आई। इतने में उसकी बड़ी बहन मिल गई। उसे देखते ही बड़ी बहन बोली, दीपा, तुम्हारा पति आया है और तू ऐसे कपड़ों में घूम रही है। अरे ढंग के कपड़े तो पहन ले, वो देखेगा तो क्या सोचेगा। दीपा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, कुछ भी सोचने दो, मेरा और उसका रिश्ता तो अब कब का खत्म हो गया। उसके कुछ सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहन बोली, ठीक है, रिश्ता खत्म हो गया, मगर सुंदर बनकर तो रह, ताकि वो तुझे देखकर पछताए कि ये मेरी पत्नी है, मैंने इसे खोकर बड़ी भूल कर दी। इतना कहकर बहन चली गई। बहन की बात दीपा के दिल में लग गई। वह दौड़कर कमरे में गई, फिर मेकअप करने बैठ गई। सुंदर तो वो पहले से ही थी, अब खुद को निखारने में लग गई। मेकअप के बाद दीपा गजब ढा रही थी। वह छमछम करती हुई जानबूझकर उस कमरे में पहुंची जिसमें मनोज अन्य रिश्तेदारों के साथ बैठा हुआ था। दीपा ने कमरे में नजर दौड़ाकर चाय के जूठे कप इकट्ठे किए, फिर कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आने के बाद दीपा ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है। वह अंदर गई तो नॉर्मल थी, मगर बाहर आई तब नॉर्मल नहीं थी। पता नहीं क्यों उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। जल्दबाजी में वह मनोज को सही से देख भी नहीं पाई थी। उधर मनोज पिछले 18 महीनों में बहुत बदल गया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका था। अब उसमें बचपना नहीं रहा था। मनोज ऐसे ही शादी में नहीं आया था। उसके पिता ने उसे समझाया था, पत्नियां किसी पेड़ पर नहीं लगती बेटा, तुम्हारी उम्र से बड़े लड़के भी बिना शादी के घूम रहे हैं। एक तुम हो जो सुंदर और समझदार पत्नी को अपनी बेवकूफी के कारण खो रहे हो। तब मनोज बोला था, अब बहुत देर हो चुकी है पापा, अब अगर मैं मान भी जाऊं तो वह नहीं मानेगी, वह बहुत जिद्दी है। तब उसके पिता ने कहा, एक आखिरी कोशिश करके तो देखो, क्या पता वह मान जाए। वहाँ शादी का माहौल होगा, 4 दिन पहले ही चले जाओ, कुछ दिन पास पास रहोगे तो क्या पता बात बन जाए। इधर दीपा के पिताजी भी यही चाहते थे कि दोनों में सुलह करवाने की आखिरी कोशिश होनी चाहिए। इस तरह मनोज पूरे प्लान के साथ आया था। जब दीपा कमरे में जूठे कप उठाने आई तो वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। मनोज तो उसे देखता ही रह गया। एक बार कप उठाते समय वह उसके बेहद करीब आई थी। तब दीपा की चुनरी का पल्लू मनोज के हाथों को छू गया था। साथ में दीपा द्वारा लगाए हुए जाने पहचाने परफ्यूम की खुशबू से पुरानी यादें ताजा हो गई थी। मनोज ने उसे गौर से देखा था। सचमुच वह अब बहुत बदल चुकी थी। वह एक बार उसकी आंखों में देखना चाहता था, मगर दीपा ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। दोनों की नजर ही नहीं मिल पाई थी।
दीपा वापस कमरे में आकर फिर से शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। विभिन्न कोनों से खुद को देखकर वह सोच रही थी कि मनोज तो उसे देखकर जल भुन गया होगा, मगर वह उसे देख नहीं पाई थी। इस बात का अफसोस उसे था। दोपहर को टीके का कार्यक्रम था। दुल्हन पक्ष से दीपा के भाई का नेक करने के लिए मेहमान आ चुके थे। टेंट में कार्यक्रम चल रहा था। तब मनोज टेंट के एक कोने में अकेला चुपचाप बैठा था। तब पहली बार दीपा ने उसे देखा। वह उसे देखकर सोचने लगी कि कोट पैंट में अच्छा लग रहा है, मगर अभी दूर बैठा है। जब इसे नेक के लिए चौकी पर बुलाएंगे तब करीब से देखूंगी। दीपा के परिवार के सभी लोगों का तिलक हो चुका था। दीपा के जीजा जी और फूफा जी का भी तिलक हो गया, मगर मनोज को तिलक के लिए किसी ने नहीं बुलाया। टीके का कार्यक्रम भी समाप्त हो गया। पता नहीं क्यों दीपा को ये बात खटक रही थी कि मनोज भी अभी तक पापा का दामाद है। जब जीजा जी का तिलक हुआ है तो उसके पति का भी तिलक होना चाहिए था। मनोज अभी भी दूर कोने में उदास बैठा था। दीपा सोच रही थी तिलक नहीं होने का शायद इसको भी दुख है, तभी उदास सा बैठा है। पापा को इसे बुलाना नहीं चाहिए था। अगर बुला लिया है तो फिर तिलक न करके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। दीपा ये सब सोच सकती थी, लेकिन पापा से नहीं कह सकती थी। दीपा ने महसूस किया कि शादी के घर में आकर भी वह अकेला है। कोई उससे बात ही नहीं कर रहा है। वह अलग थलग सा रहता है। वह अजीब सा महसूस कर रहा होगा। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। सभी को आवाज दे देकर बुलाया जा रहा था, मगर मनोज को किसी ने नहीं बुलाया। ये सब देखकर दीपा को गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि शायद पापा ने इसे बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया है। फिर अचानक ही उसे विचार आता है कि होने दो इसकी बेइज्जती। मैं बेवजह क्यों इसकी चिंता कर रही हूँ। मेरा अब ये कुछ भी नहीं लगता। न चाहते हुए भी मनोज दीपा के दिमाग में घुस रहा था। वह बार बार उसे झटक देती थी, फिर अचानक उसी के ख्यालों में डूब जाती थी। वह सोचने लगी कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वह यहाँ क्यों रुका हुआ है, चला ही क्यों नहीं जाता। फिर अचानक ही उसे ख्याल आया कि वह उसके लिए तो नहीं रुका हुआ है। ये विचार आते ही उसका दिल धक धक करने लगता था। क्या वह उसे लेने आया है? क्या अब वह सुधर गया है? क्या अब उसे मेरी याद सताने लगी है? क्या वह पूरी तरह सारा घमंड छोड़कर मेरे लिए आया है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? अनगिनत प्रश्न दीपा के दिमाग में घूम रहे थे। घर परिवार की सारी लड़कियां अपने अपने पतियों के साथ शादी की रस्मों में भाग ले रही थी, मगर दीपा को अकेले ही सब करना पड़ रहा था। शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम था। दीपा ने एक सुंदर सा लाचा पहना था। वह इस ड्रेस में एक बार मनोज के सामने आना चाहती थी, मगर मनोज तो संगीत में आया ही नहीं था। दीपा का नाचने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। उसका दिल कर रहा था कि जब वह नाचे तब मनोज उसे देखे। कमबख्त दिल की भी अजीब फरमाइश थी। जिसे इग्नोर करना चाहता था उसे ही करीब देखना चाहता था। अभी वह अपने परिवार की महिलाओं के साथ बैठी थी कि एक बच्चा आया और कागज की एक पुड़िया दीपा को देते हुए बोला, दीदी ये जीजा जी ने भेजा है। दीपा ने पुड़िया को हथेली में छुपा लिया। पास बैठी उसकी चाची हंसकर बोली, लगता है सुलह होने लगी है। दीपा वहां से उठते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है चाची। फिर एक कमरे में आकर दीपा ने वो पुड़िया खोली तो देखा उसमें एक मीठा पान था। पान देखकर न चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीपा को मीठा पान बहुत अच्छा लगता था। जब दोनों साथ साथ थे, दोनों में बहुत प्यार था। तब वह रूठ जाया करती थी, तब मनोज उसे मीठा पान देकर ही मनाया करता था। एक दिन दीपा ने उससे कहा भी था, प्यार से मनाओगे तो एक मीठे पान से भी मान जाऊंगी, हेकड़ी दिखाओगे तो सोने की हार से भी नहीं मानूंगी। अचानक वह भावुक हो गई। वह सोचने लगी कि वह शादी की औपचारिकता निभाने नहीं आया है, वह उसे मनाने आया है। दीपा ने पान को मोड़कर मुंह में दबाया, फिर वापस वहां आ गई जहां महिला संगीत चल रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने एक गाना लगवाया और उस पर नाचने लगी। नाचते नाचते दीपा की नजर इधर उधर गई, जहां एक कोने में बैठा मनोज हाथ में मोबाइल लिए उसके डांस का वीडियो बना रहा था। मनोज को देखकर तो दीपा में एक सुरूर सा आ गया। वह झूम झूम कर नाचने लगी। जो नहीं समझ रहे थे उसकी नजर में वह केवल डांस कर रही थी, मगर जिन्हें समझ में आ रहा था उन्हें पता था कि वह हृदय का व्यथा और दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। नाचने के बाद दीपा बिना किसी से बात किए अपने कमरे में जाकर लेट गई।
उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसके दिमाग में बीते सालों का लेखा जोखा घूम रहा था। कभी मनोज की अच्छाइयाँ और प्यार उसे याद आता, तब उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते, मगर जब उसे मनोज की डांट और गुस्सा याद आता, तब आंसू निकलने अचानक से बंद हो जाते थे। उधर मनोज को भी नींद नहीं आ रही थी। 2 दिन से वह ससुराल में था। दीपा एक बार भी उसके पास नहीं आई थी। खुद उसके पास जाकर उससे बात करने की मनोज को हिम्मत नहीं थी। दीपा का घर गांव के भीतर न होकर बाहर खेत में था, इसलिए मनोज ने अपनी खाट घर के मकानों से हटकर खेत में डाल रखी थी, जहां ठंडी ठंडी प्राकृतिक हवा का आनंद मिल रहा था। मगर उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज चुका था। मनोज अपने मोबाइल में बार बार वह वीडियो देख रहा था जो उसने दीपा के डांस का बनाया था। 20 बार वह उस वीडियो को देख चुका था, मगर उसका मन ही नहीं भर रहा था। अचानक मनोज को लगा कोई उसके पास सिरहाने खड़ा है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर उसने चांद की रोशनी में देखा, वह दीपा ही थी। वह बौखलाया सा बोला, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे चली आई? वह ठंडी रेत पर उसके सामने बैठते हुए बोली। इस गाने की आवाज अंदर कमरे तक आ रही थी। सोचा इतनी रात को कौन चला रहा है, देखने चली आई। फिर दोनों के बीच काफी देर तक चुप्पी छाई रही। आखिर में दीपा ही बोली, जब मुझे मनाने ही आए थे तब 2 दिन हो गए, बात क्यों नहीं की? वह बोला, हिम्मत ही नहीं होती थी तुमसे बात करने की, तुम भी दूर दूर रही हो। वह बोली, मुझे नहीं लगता अब हम साथ रह पाएंगे। मनोज जल्दी में बोला, ऐसा मत बोलो, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। वह उदास होकर बोली, दूसरी शादी कर लेना, अभी बूढ़े थोड़ी हो गए हो। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, आपको तो पढ़ी लिखी मेम पसंद है ना? मनोज तड़प कर बोला, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। गुस्से में मैंने तुमसे बहुत कुछ बोला, वो मेरा बचपना था, माफ कर दो। मनोज के मुंह से ये शब्द सुनकर दीपा के दिल में एक हुक सी उठी। आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वह रुलाई रोकते हुए बोली, आपने मुझे बहुत रुलाया है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माफ कर दो ना प्लीज, प्लीज तुम पहले जैसी बन जाओ, वैसी ही जैसी शादी के बाद 2 सालों तक थी, प्यारी सी, मासूम सी, भोली सी। इतने दिनों बाद पति का स्पर्श पाकर वह कमजोर पड़ गई। बोली, फिर कभी मुझसे लड़ाई करोगे तो बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगी। फिर सुबह 4 बजे तक वे दोनों उस खुले आसमान के नीचे एक खाट पर सोए रहे। 4 बजे वह भीतर आकर अपने कमरे में सो गई। जब दीपा के भाई के सिर पर पगड़ी और सेहरा बांधने की रस्म चल रही थी, तब दीपा के पिताजी ने बड़े वाले दामाद को बुलाया और ये रस्म करवाने लगे। अचानक दीपा ने खड़े होकर अपने जीजा जी का हाथ पकड़ लिया। फिर बोली, रुक जाओ जीजा जी, इस रस्म पर अकेले आपका हक नहीं है, आधा हक मेरे पति का भी है। फिर वह पिताजी से बोली, आप तो समझदार हो ना पापा, फिर मेरे पति को कैसे भूल गए? क्या वह आपके दामाद नहीं है? इतना सुनते ही दीपा के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वह रूधे गले से बोले, जानता हूँ वो मेरा दामाद है, मगर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था बिटिया, इसलिए जानबूझकर ऐसा कर रहा था। आज मुझे बेटे की शादी से भी ज्यादा खुशी तेरे मुंह से पति का हक मांगने की हो रही है। जा तो खुद ही बुलाकर ला अपने पति को। आगे की सारी रस्मों में दीपा और मनोज एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ थे। भाई की शादी के बाद दीपा अपने पिया संग खुशी खुशी ससुराल चली गई। दीपा का दोबारा से घर बसता देखकर दीपा के माता पिता और परिवार वाले सभी बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।